रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है टारगेट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग टेक्निक्स हमारी चल रही हैं। कॉस्टिंग टेक्निक्स में हमने बात की थी, अभी तक जो हम बात कर चुके हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि F2 का टॉपिक था, ABC कॉस्टिंग, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्ट क्या कहता है? पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं कि टारगेट कॉस्ट क्या है या टारगेट कॉस्टिंग किस कंसेप्ट पे चल रही है। टारगेट कॉस्टिंग ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले उस पर आप कॉस्ट लगाएं और कॉस्ट लगाने के बाद आप उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दें। कहता है ऐसा आज की दुनिया में, आज की बिजनेस में, आज की बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि देखें, कंपेटिटिव मार्केट है। आपका कंपेटिटर एक प्रोडक्ट लेट्स सपोज $10 की सेल कर रहा है, तो आप वो प्रोडक्ट अगर $15 में बना रहे हैं और आप $20 की सेल करना चाह रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट सेल होगी $20 में? तो आंसर है नो, वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकती। तो इस वजह से टारगेट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि हम आगे आगे की कल की बात सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, जो कॉस्ट मेरी होनी चाहिए, वो कॉस्ट मुझे पहले से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से एक चीज का पता है कि अगर अगर कंपेटिटिव मार्केट है, मुझे पता है कि मेरा कंपेटिटर वो प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहा है। लेट्स सपोज अगर वो $10 की सेल कर रहा है, तो मैं भी $10 की ही सेल कर सकता हूं। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक प्राइस पता चल गई कि मैं मैक्सिमम अपनी प्रोडक्ट $10 की सेल कर सकता हूं। और अगर मुझे 20% मार्जिन भी चाहिए, मुझे $2 का प्रॉफिट भी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि एट एनी कॉस्ट, हर सूरत मुझे वो चीज कितने की बनानी है? मुझे वो चीज $8 में कंप्लीट करनी है। और अगर मैं वो $8 की नहीं बना सकता, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे एक गैप आ रहा है, जिस गैप को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट गैप कहेंगे। लेट्स सपोज मैं वो प्रोडक्ट $9 की बना रहा हूं, होनी कितने की चाहिए? वो होनी चाहिए $8 की। मैं कितने की बना रहा हूं? $9 की। तो ये एक जो डॉलर है, ये जो मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, इसकी वजह से मेरे वो जो एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन से वो मैं मार्जिन नहीं ले पा रहा। तो ये कंसेप्ट किसका है? ये ओवरऑल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, टारगेट कॉस्टिंग का है। और ये भी वो कंसेप्ट है जो ऑलरेडी हम अपने पिछले पेपर से पढ़ के आए हैं। हमारा पिछला पेपर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था, FMA था, उसमें भी हमने ये सारी बातें देखी थी। चलते हैं अपने PDF की तरफ और देखते हैं कि आज का हमारा लेक्चर क्या है। कहता है टारगेट कॉस्टिंग इन्वॉल्व सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग। टारगेट कॉस्ट कैसे आएगी? आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? आपने अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? कंपेटिटर। जो कंपेटिटर की प्राइस है, उस सेलिंग प्राइस से आप अपने मार्जिन को जब लेस करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी टारगेट कॉस्ट होगी। और टारगेट कॉस्ट, अगर टारगेट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस कॉस्ट गैप होगा। तो देख लेते हैं। देखें, आपके सामने मैंने पढ़ा, टारगेट कॉस्ट इन्वॉल्व सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग अ डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम अ टारगेट सेलिंग प्राइस। तो देखो, अगर तो ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कंपेटिटर नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं, मोनोपोली है आपकी। आप जो मर्जी सेलिंग प्राइस, आपकी जो भी कॉस्ट लग रही है, आप उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं और आप वो सेल कर देते हैं। बट व्हाट इफ कि अगर जो कंपटीशन है, जो इन्वायरमेंट है, आपके बहुत सारे क्या हैं? कंपेटिटर्स हैं। तो क्या आप अपने कंपेटिटर से ज्यादा पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम वही प्राइस चार्ज कर सकते हैं जो हमारा कंपेटिटर चार्ज कर रहा है। तो मैंने आपको स्टार्ट में इसीलिए कहा था कि टारगेट प्राइसिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। ये फीड फॉरवर्ड है, फीडबैक नहीं है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग,
ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो अप्रोच है ये क्या करती थी, ये हम पहले सारी की सारी क्या लेते थे, कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट लग रही है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, तमाम कॉस्ट को क्या करते थे, ऐड करते थे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम स्टेप क्या करते थे, फिर हम उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते थे, तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता चल जाती थी। तो देखें आपके सामने भी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाली, कहता है ये इंडिपेंडेंट, मतलब जो जो आपकी जो मटेरियल, जो लेबर, जो जो चीजें, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो जो चीजें हैं, आपने तमाम चीजों को ऐड किया और आपने कहा, आपने क्या निकाल ली, आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। और उसने कहा कि ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट होती थी, इसमें आपने क्या अपना प्रॉफिट ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाती थी, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस किस चीज़ पे डिपेंडेंट थी, कॉस्ट पे डिपेंडेंट थी। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आप उस कॉस्ट के ऊपर मार्जिन लेंगे, तो आपके पास क्या आ रहा होगा, आप कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस उतनी ज़्यादा आ रही होगी। तो हमने कहा था कि नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो डिपेंडेंट थी किन फैक्टर्स पे, हमारे प्रॉफिट पे प्लस हमारी कॉस्ट पे। टारगेट कॉस्टिंग क्या कहती है, तो टारगेट कॉस्टिंग को देखते हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या कह रही है, आपके सामने टारगेट कॉस्ट नजर आ रही है कि हम क्या करते हैं, पहले सेलिंग प्राइस लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को मैक्सिमम किस प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। फिर हम उसमें से रिक्वायर्ड प्रॉफिट को माइनस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि अगर आपका कंपैटिटर $10 की एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो मैक्सिमम आप भी कितने की सेल कर सकते हैं, $10 की सेल कर सकते हैं। और आपको जो भी मार्जिन चाहिए, अगर आपको 20% मार्जिन चाहिए तो आप क्या कर रहे होंगे, सेलिंग प्राइस में से 20% को माइनस कर देंगे तो आपके पास टारगेट कॉस्ट आ जाएगी विच इज $8। अब टारगेट कॉस्ट यहाँ पे डिपेंडेंट है। और अगर हम ट्रेडिशनल में देखें तो ट्रेडिशनल में सेलिंग प्राइस डिपेंडेंट थी। तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस को लेते हुए उसमें से डिजायर्ड प्रॉफिट को माइनस कर रहा था ताकि टारगेट कॉस्ट आ सके। और दूसरा मेथड क्या था, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो हम इससे पहले पढ़ते रहे हैं, वो क्या थे, हम पहले कॉस्ट को लेते थे, कॉस्ट को क्लासिफाई कर रहे होते थे कि ये कॉस्ट हमारी एक प्रोडक्ट पे बनी और उस कॉस्ट के बाद हम उसमें प्रॉफिट ऐड करते थे और फिर हम अपनी सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर रहे होते थे। कहते हैं टारगेट कॉस्ट कैसे निकालें, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं पहले भी ये सारी बातें आपको हमने वैसे ही डिस्कस करते हुए भी छोटी छोटी एग्जांपल्स में ये बात कर ली। टारगेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कहता है टारगेट प्राइस इज सेट बेस्ड ऑन द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, दिस विल देयरफॉर बी अ मार्केट बेस्ड प्राइस। जो नॉट देखें मार्केट बेस्ड प्राइस क्या है, जो आपका कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए, वो क्या है, वो मार्केट बेस्ड वैल्यू है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड टारगेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर यूनिट इज देन कैलकुलेटेड। मतलब आपको पता है कस्टमर $100 पे करने के लिए विलिंग है, तो अब उस 100 में से मेरा प्रॉफिट क्या होगा। अगर आप $20 चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप वो 100 में से $20 स्टेप 3 $20 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, टारगेट कॉस्ट आ जाएगी। और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है और जो टारगेट कॉस्ट है, उन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो डिफरेंस क्या होगा, वो कॉस्ट गैप होगा। स्टेप नंबर 5, अब आपके पास जब गैप आइडेंटिफाई हो गया है, अब आपने कोशिश क्या करनी है, इस गैप को मिनिमाइज किया जाए। और जब आप कॉस्ट गैप को मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, तभी आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिट को अचीव नहीं कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इस गैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम अपने डिजायर्ड प्रॉफिट के ऊपर जा सकते हैं। सो टारगेट कॉस्ट गैप, तो जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है या जो हमने एक्चुअल कॉस्ट हमारी लगेगी, अभी हमने क्योंकि अगर काम नहीं किया तो मैं इसे एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कह सकता हूं,
कोई मसला नहीं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट में से जब मैं अपनी टारगेट कॉस्ट को लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट गैप आ जाएगा। और हमने कहा हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो एक बात याद रखना, हम सेलिंग प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि हम किस मार्केट में हैं। हमने कहा टारगेट कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे इन्वायरमेंट क्या हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो। तो अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो कस्टमर क्या है, कस्टमर कहाँ चला जाएगा, कस्टमर आपके कंपैटिटर के पास चला जाएगा। तो आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी रीजंस स्क्रीन पे शो हो रही हैं। नंबर 1 कहता है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। आप अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे थे, अगर कंपोनेंट को रिड्यूस किया जा सकता है तो आप वो रिड्यूस करें, उसकी वजह से कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट कम होगी, एक्चुअल कॉस्ट कम होगी, तो गैप कम होगा। यूजिंग चीपर स्टाफ। बट याद रखना, यहाँ पे जब भी मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं स्टाफ लेबर की बात कर रहा हूँ, तो इस सब में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्वालिटी पे बिल्कुल आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वही क्वालिटी अगर आपके पास ऐसा स्टाफ हो सकता है जो थोड़ा सा, जो उनकी प्राइस क्या हो, दूसरों से थोड़ी सी कम हो, चीपर हो, बट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे वो असरअंदाज ना हो रहा हो। हाँ, जहाँ पे अगर मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहाँ पे लेबर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर लेबर इंटेंसिव है तो वहाँ पे तो देखें लेबर ही की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी निकलती है। तो तीसरी बात क्या है, कहता है यूजिंग स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स वेयर एवर पॉसिबल। तो जितनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होगी उतनी कॉस्ट हम क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। एक्वायरिंग न्यू मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो जब आप अच्छी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे देन आपकी कॉस्ट कम होगी, और जब जब आपकी कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट गैप कम होगा। स्टाफ को ट्रेन करें ज़्यादा एफिशिएंट ताकि वो काम कर सकें। तो जब जो स्टाफ होगा वो ट्रेन होगा, ज़्यादा एफिशिएंट काम करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपका कॉस्ट गैप और रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद कहता है कटिंग आउट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। मतलब बहुत सारी हम ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा, और हम वो एक कॉस्ट लगा रहे हैं, और अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉस्ट गैप आ रहा है, हम अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रहे। तो हम हर वो एक्टिविटी को क्या करेंगे, हर उस एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे ताकि हम अपनी डिजायर्ड प्रॉफिट पे को अचीव कर सकें। यूजिंग सब्सटीट्यूट मटेरियल विदाउट इफेक्टिंग क्वालिटी। देखो ये जितनी भी बात, फिर मैं दोबारा यही बात करूंगा कि आपने हर वो काम करके जहां से आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस में हम चेंज नहीं कर सकते थे, हर वो चीज़, बट मेक श्योर कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे। ये कंसेप्ट किसका है, टारगेट कॉस्टिंग का। अब देखें वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस क्यों जरूरी है, वैल्यू एनालिसिस क्या है, आपके साथ में भी डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। कहता है अ की एस्पेक्ट ऑफ दिस इज अंडरस्टैंड व्हिच फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर एसेंशियल टू कस्टमर्स perceived quality and which are not. The process is known as value analysis। कि हम पूरी एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर किस चीज़ को वैल्यू कर रहा है। लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, आप ये पेन लेने जा रहे हैं और इसको बहुत अच्छी आपने पैकिंग और रैपिंग और बहुत अच्छा बना के दिया, बट कस्टमर को मतलब किससे है, इस पेन से। और आप अब ये देख रहे हैं कि वो पैकिंग को जो आपने इतनी खूबसूरती से अपनी ब्रांड इमेज बनाने की कोशिश की, सब कुछ किया, वो रैपर को उस तरह फाड़ता है और वो फेंक देता है। तो अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं ये जो कॉस्ट अगर मैंने रिड्यूस करनी है, इसकी क्वालिटी को मैंने कम नहीं होने देना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोई अल्टरनेटिव मटेरियल यूज़ कर सकता हूँ जो कि इतना एक्सपेंसिव ना हो। जब वो एक्सपेंसिव नहीं होगा तो मेरी कॉस्ट रिड्यूस होगी, जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो गैप रिड्यूस होगा, गैप रिड्यूस होगा तो मैं अपना प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव कर लूंगा। तो देखो वैल्यू एनालिसिस में हमने क्या कहा, हम वो देखेंगे जिसको कस्टमर, हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कस्टमर किस चीज को वैल्यू कर रहा है और किसको वैल्यू नहीं कर रहा। सिंपल, ये क्या है, वैल्यू एनालिसिस है। कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू क्या है, इज द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन आइटम। लेट्स सपोज मैं $10 की बेच रहा हूं तो ये कॉस्ट वैल्यू है इसकी।
Exchange value is the market value of the product or services. Cost value is the cost producing, मतलब आपको एक यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आ रही है. कॉस्ट वैल्यू इज द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन आइटम, बनाना और बेचने की जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट वैल्यू है. एक्सचेंज वैल्यू मार्केट वैल्यू है, जिस तरह मैंने पहले कह दिया. $10 इसकी क्या है, मार्केट वैल्यू है. ये एक्सचेंज वैल्यू होगी. मैंने ये कितने में बनाया, मैंने $7 में बनाया और मुझे सेल करने का 0.5 पड़ा, तो 7.5 इज कॉस्ट वैल्यू. नेक्स्ट क्या है, यूज वैल्यू. यूज वैल्यू क्या है, जो इसके पर्पस को फुलफिल कर रहा है वो इसकी क्या है, यूज वैल्यू है. मुझे ये जितने बेनिफिट देगा वो इसकी यूज वैल्यू है. और एस्टीम वैल्यू क्या होता है, एस्टीम वैल्यू कहता है इज द प्रेस्टीज द कस्टमर अटैच टू द प्रोडक्ट. देखिए अक्सर चीज़ें हम हायर प्राइस पे भी ले लेते हैं. क्यों हायर प्राइस पे ले लेते हैं, हम कहते हैं इसकी एस्टीम वैल्यू है. जिस तरह अगर एक शर्ट पे एक क्रिकेटर साइन कर देता है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, तो कोई क्रिकेटर ने किसी ने साइन कर दिया, अब वो उस साइन की वजह से वो शर्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब वो शर्ट बड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी. क्यों, क्योंकि उस पर बाबर आजम के साइन हुए हैं, उस पर किसी और स्टार के साइन हुए हैं. तो अब उसकी जो वैल्यू थी, जो उसकी वैसे मार्केट वैल्यू थी, या उसकी जो यूज़ वैल्यू थी, अब वो उससे कहीं ज़्यादा उसकी क्या हो चुकी है, एस्टीम वैल्यू बन चुकी है. तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सर्विस कॉस्टिंग. सर्विस इंडस्ट्रीज, और क्या टारगेट कॉस्टिंग जो है सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सकता है. तो सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है, पहले उसको देख लेते हैं. सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है. सर्विस के अंदर फीचर्स क्या होते हैं. सर्विस के अंदर देखें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती. सर्विसेज के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती. जहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती वहाँ पे उसकी कॉस्ट को थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा. और जब कॉस्ट को फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा तो कॉस्ट गैप निकालना मुश्किल हो जाएगा. कॉस्ट गैप निकालना मुश्किल हो जाएगा तो टारगेट कॉस्टिंग को यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा. तो अगर हम सर्विस कॉस्टिंग के फीचर्स को देखें तो सर्विस कॉस्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं. नंबर 1, इनटैंजिबल. प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट इनटैंजिबल होती है. नंबर 2, साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे जैसे आप एक सर्विस दे रहे हैं और दूसरा बंदा उसे यूज़ कर रहा है, तो ये साइमल्टेनियस क्या होता है, इफेक्ट होता है. तीसरा क्या है, वेरिएबल होता है, कि हमेशा सर्विस एक जैसी नहीं होती. जिस तरह मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद आपने इससे कल वाला लेक्चर सुनना होगा और जो आने वाला कल आप सुनेंगे, तीनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा. आप देखेंगे कभी बड़े अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, कभी उससे अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, कभी उस सबसे अच्छा पढ़ा रहे होते हैं. बुरा मैं नहीं क्यों कहूँ. तो अब इस सब में क्या है, इस सब में आप क्या देख रहे हैं कि ये सर्विस है और सर्विस कभी भी सेम नहीं हो सकती. सर्विस देने वाले का मूड डिफरेंट हो सकता है और उसके साथ हालात वाक़यात डिफरेंट हो सकते हैं. तो इस वजह से मैंने क्या कहा, सर्विस क्या है, सर्विस इनटैंजिबल है. सर्विस जैसे जैसे दी जा रही होती है, दूसरा बंदा उसे क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है. तीसरा हमने कहा वेरिएबल होती है. चौथी बात क्या है, पेरिशेबल होती है, उसे स्टोर करना मुश्किल है. और नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स क्या किए, परचेज किए, तो आप या आपने क्या ली है, सर्विस ली है. आप इसको किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. इसकी ओनरशिप भी आपको ट्रांसफ़र नहीं हुई. इसका ओनर कौन है, ये जो ऊपर लोगो नज़र आ रहा है, ये किसकी ओनरशिप में है, ये मेरी ओनरशिप में भी नहीं. बोल मैं रहा हूँ बट ये मेरी ओनरशिप नहीं है. और जब आप ये परचेज कर रहे होंगे, आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होगी. हाँ, आपने गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी क्या थी, वो टेंजिबल थी. आपने पैसे दिए, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई. बट अगर हम बात करें किसकी, सर्विस की, आपने कोई प्रोडक्ट ली, तो आपने वो जैसी प्रोडक्ट ली वो एक तो इनटेंजिबल थी. सर्विस क्या होती है, इनटेंजिबल है. और जिस तरह आप गए, आपने जाके कटिंग करवाई, तो आप वो बाल काट रहा है बार बार, वो सर्विस दे रहा है और आप सर्विस रिसीव कर रहे हैं. तो एक तो इफेक्ट, एक ये भी उसका फीचर है. उसके अलावा हमने कहा हर दफ़ा डिफरेंट होती है, पेरिशेबल होती है और ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होती, नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. तो ये तो हमारा था टारगेट कॉस्टिंग. अब हम चलते हैं और कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं टारगेट कॉस्टिंग में.
ताकि हमें साथ ही साथ जो हमने अभी तक बातें की हैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो एमसीक्यू नंबर 1 कहता है, इन टारगेट कॉस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस कॉस्ट गैप फॉर द प्रोडक्ट दैट एग्जिस्टेड इन अ कंपेटिटिव इंडस्ट्री विद डिमांडिंग शेयर होल्डर्स। कहता है आप बताएं कि कॉस्ट गैप को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अब आपको यहां पे किस चीज की, किस कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। कॉस्ट गैप, कॉस्ट गैप क्या था कि जो हमारी कॉस्ट लगनी चाहिए थी और जो एक्चुअली लग रही है, जो हमने एस्टिमेट किया है या एक्चुअली लग रही है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, वो कॉस्ट गैप है। कहता है कैसे रिड्यूस करें। चलते हैं पहली ऑप्शन, इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। ना ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये सेलिंग प्राइस हम नहीं इंक्रीज कर सकते। क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते? एक लफ्ज काफी है, हम कंपेटिटिव इंडस्ट्री में हैं। हमने प्राइस चेंज कर दी तो कंपेटिटर एडवांटेज ले जाएगा, कस्टमर सारा का सारा आपके कंपेटिटर के पास चला जाएगा। तो टारगेट कॉस्टिंग यूज ही कहां होती है, जहां पे कंपटीशन हो, वहां पे हम सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या कहता है, रिड्यूस द एक्सपेक्टेशन गैप बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस। तो वही हमने कहा था, हम सेलिंग प्राइस को छेड़ नहीं सकते, और अगर हम सेलिंग प्राइस को कम करेंगे, तो भैया गैप और बढ़ जाएगा। पहले ही गैप है, ये गैप और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये काम भी नहीं कर सकते, ना प्राइस को बढ़ा सकते हैं, ना प्राइस को कम कर सकते हैं। फिर तीसरी बात पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? कहता है रिड्यूसिंग द डिजायर्ड मार्जिन। कहता है ऐसा करो, मार्जिन को कम कर लो। वैसे तो बड़ी अच्छी एडवाइस कर रहा है कि हम किसको कहें, शेयर होल्डर्स को ये कहें कि जो आपने हमें इन्वेस्टमेंट दी है, जो आप 20% रिटर्न चाह रहे हैं, आप ऐसा करें 15% लें हमसे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो अगर हम ऐसा करेंगे तो शेयर होल्डर्स के पास बड़ी पावर होती है, वो डायरेक्टर्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने बहुत सारे पेपर्स में ये बातें पढ़ रखी हैं। नेक्स्ट देखें, कहता है आप क्या करें, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर दें। मतलब आप मशीनरी का ऐसा यूज करें कि आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो जब एस्टिमेटेड कॉस्ट कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो गैप कम हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डी इज करेक्ट? बिकॉज हमने क्या करना था, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना था। मैंने कहा सेलिंग प्राइस में हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, तो सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं आएगी, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड बी एन इमीडिएटली एक्सेप्टेबल मेथड टू रिड्यूस एन आइडेंटिफाइड कॉस्ट गैप। कहता है मैंने कॉस्ट गैप आइडेंटिफाई कर लिया है, जिस तरह लास्ट सवाल में किया था। कहता है अब बताओ, अब जल्दी से आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनमें से करेक्ट ऑप्शन पढ़ के बता सकते हैं, और अगले ही मिनट में जब मैं करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा तो उसके साथ मैच भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कहते हैं रिड्यूस द डिजायर मार्जिन। तो वो तो अभी बात की कि ऐसा मुमकिन नहीं है। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, अगेन यही बात की कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सोर्स सिमिलर क्वालिटी मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर एट रिड्यूस कॉस्ट, यस दिस इज पॉसिबल। कि हम वही मटेरियल किसी दूसरे सप्लायर से सस्ता खरीद लें तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। जब एस्टिमेटेड कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट गैप कम होगा और हम अपने डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स अचीव कर लेंगे। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखें दोनों के अंदर दोनों एमसीक्यूज के अंदर जो कंसेप्ट पूछा गया था वो कंसेप्ट बिल्कुल सेम कंसेप्ट था, सेम तरह का कंसेप्ट था। तो हमने लास्ट वो कह रहा है इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, तो ना तो हमने कहा था इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कहता है कि आप मैक्सिमम रेट पर और क्या देंगे, 2 डेसिमल तक आप पॉइंट्स में इसका आंसर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। कहता है द प्रेडिक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट हैज बीन सेट एट 56 पर यूनिट।
सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 56 पर यूनिट। द डिजायर्ड मार्कअप इज 25%। अच्छा, लेक्चर में भी आपने ये बात बार बार सुनी होगी, मैं मार्जिन का लफ्ज यूज कर रहा था। मार्कअप और मार्जिन दोनों किसको कहते हैं? प्रॉफिट को कहते हैं। मार्कअप और मार्जिन दोनों किसको कहते हैं? प्रॉफिट को कहते हैं। बट फिर दो नाम क्यों हैं? और ये हमारी बचपन की बात है। मार्जिन क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स वैल्यू इज मार्जिन, एंड प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट लग रही है, अगर हम कॉस्ट को बेस रखें और प्रॉफिट फाइंड करें तो उसे हम क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं। तो मार्कअप और मार्जिन स्लाइड सा डिफरेंस है, दोनों प्रॉफिट्स हैं बट कैलकुलेशन में फर्क आता है। और मुझे पता है आपने FA2 पढ़ रखा है, F3 पढ़ रखा है, इसके अलावा ये आपने इससे पहले FD के पेपर्स में, ACCA के इनिशियल पेपर्स में मार्कअप और मार्जिन अच्छे से पढ़ रखा है। स्टिल अगर आपको नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन में इसे यूज करेंगे, दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। कहता है द मटेरियल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एट $16 बिफोर अलाउइंग फॉर एन एडिशनल material to allow for shrinkage of 20% for every 10 kg। कहता है जब मैं 10 kg इनपुट करता हूं तो 2 kg क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। तो क्या कहता है? इफ लेबर इज ओनली अदर कॉस्ट एंड 2 hours आर नीडेड, what is the most the business can pay per hour if a cost gap is to be avoided। कहता बताओ लेबर को आप मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? बड़ी आसान सी बात है, अभी देखते हैं कितनी आसानी से हम निकालेंगे कि हम लेबर को क्या दे सकते हैं। प्राइस क्या थी? प्राइस क्या थी? 56। हमें क्या चाहिए था? हमें 25% चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? 25% चाहिए था। तो हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? कैलकुलेट हो गया, 56 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25। जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 56 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने प्रॉफिट फाइंड करने के लिए किया, क्योंकि मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट होती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट 25 है, तो 100 प्लस 25 125, 56 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, मेरे पास प्रॉफिट आ गया 11.2। ये मेरे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब देखो, टोटल मैंने 56 की चीज बेचनी थी, प्रॉफिट मैंने कितना कमा सकता हूं? 12.0 मुझे प्रॉफिट चाहिए था। तो इसका मतलब टारगेट कॉस्ट, मैंने ये चीज कितने में, क्या टारगेट है कॉस्ट का? 44.80 में मैंने ये चीज बनानी है। ये मेरे लिए क्या है? टारगेट कॉस्ट है। 44.80 इज अ टारगेट कॉस्ट। अब इस टारगेट कॉस्ट में क्या कुछ लगेगा? इसमें मटेरियल भी लगेगा, इसमें लेबर भी लगेगा। मैक्सिमम हम क्या पैसे लगा सकते हैं? मैक्सिमम हम 44.8 लगा सकते हैं। तो अब यहां पे देखते हैं कि मटेरियल कितने का लगेगा। कहता है मटेरियल 16 का लगेगा। बहरहाल कहता है इसमें एक बात याद रखना, ये 16 कौन सा है? ये 16 कॉस्ट 8 kg की है। हमें कितना लगाना पड़ेगा? हमें 10 kg लगाना पड़ेगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 8, 1 kg की प्राइस क्या हुई? 2 प्राइस हुई। 10 की कितनी होगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 20। तो हमारे पास कितना मटेरियल लगेगा? हमारे पास मटेरियल लगेगा 20 का। तो इसका मतलब क्या है? टोटल हमारी कॉस्ट लगनी थी 44 की, टोटल कॉस्ट लगनी थी 44 की। इसमें से मटेरियल कितना आ गया? 20। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया? 24.80। अब ये किसका है? ये लेबर की कॉस्ट है। हम लेबर को ये, क्योंकि अगर हमने कोई गैप नहीं लेके आना तो हम क्या कर सकते हैं? हमने टारगेट कॉस्ट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है। टारगेट कॉस्ट में अगर प्रोडक्ट को कंप्लीट करना है तो हमें कितने की प्रोडक्ट बनानी है? हाँ, हमें 44.8 की प्रोडक्ट बनानी है। अब क्या करें? इसमें से मटेरियल को माइनस कर दें। जब मटेरियल को माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 24.8 आया। ये किसके लिए रखा है? ये लेबर के लिए रखा है। तो लेबर को हम इतने पैसे दे सकते हैं। कहता है मुझे 1 घंटे का बताओ। हमने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर के 2 घंटे हमें चाहिए। तो ये जो प्राइस है ये कितने घंटों की है? ये 2 घंटों की है। अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास 1 घंटे का रेट आ जाएगा। तो जब मैंने इसे डिवाइडेड बाय 2 किया, इसका हाफ किया, तो 24 का हाफ कितना आ गया?
12 आ गया तो 12.40 इज द करेक्ट ऑप्शन, और यही आपको 2 नंबर देगा। और आपका ये भी एमसीक्यूज मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया कि किस तरह टारगेट कॉस्ट को यूज करते हुए हमने क्या निकाल लिया, लेबर रेट पर और निकाल लिया। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट रेलेवेंट टू टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में कौन सी टेक्निक यूज नहीं की जाती। वैल्यू एनालिसिस, ये तो अभी हमने पढ़ा है। वैल्यू एनालिसिस में तो हमने अभी बात की थी ना, स्टीम वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू, सारी वैल्यूज की हमने बात की थी, ये तो यूज की जाती है। वेरिएंस एनालिसिस, यस, वेरिएंस एनालिसिस जो है वो टारगेट कॉस्टिंग के अंदर यूज नहीं की जाती, क्योंकि मैंने क्या कहा था, टारगेट कॉस्टिंग फीड फॉरवर्ड है, वेरिएंस एनालिसिस फीडबैक है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे होते हैं। हम कहते हैं व्हाट वी हैव प्लान्ड और हमने एक्चुअली क्या किया, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस में हम, टारगेट कॉस्टिंग में हम वैल्यू एनालिसिस यूज नहीं करते। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जल्दी से, कहता है जी व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ Sigma for the coming year, select from the list as appropriate। we have 4 options और हमने क्या निकालना है, हमने टारगेट कॉस्ट निकालनी है। तो अब देखो सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है, मैं जल्दी जल्दी से रीड कर लेता हूं। आपके पास ऑप्शन है कि आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं वीडियो को और देख सकते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। तो 250 आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है और 500 यूनिट्स आपने बेचने हैं। ठीक है जी, कंपनी क्या रिक्वायर कर रही है, 15% मार्जिन रिक्वायर कर रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 250,000। तो क्या 250,000 रिटर्न किस पे आता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे आता है। तो 250 का कितना परसेंट, 15%, आपको कितना रिटर्न चाहिए। अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो आप जब निकालेंगे तो आपको रिटर्न चाहिए 37,500। 37,500 आपका क्या आ गया, रिटर्न आ गया। 37,500 आपका रिटर्न आ गया। 37,500 आपका रिटर्न आ गया। और हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस अगर आप देखें 500 मल्टीप्लाई बाय 250, 500 मल्टीप्लाई बाय 250, 500 मल्टीप्लाई बाय 250 करो तो 125,000, 125,000 माइनस 37,500, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 87,500, 87,500 मेरे पास टोटल कॉस्ट है जो मैं लगा सकता हूं। कितने यूनिट्स पे, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 500। तो पर यूनिट अगर मैंने देखना हो तो मैं इसे क्या करूंगा, 87,500 को डिवाइड कर दूंगा, 87,500 को डिवाइड कर दूंगा किस पे, 500 पे। तो मेरे पास एकदम से टैब से काम करने लग गई है, इसलिए आपको वैल्यूज ठीक नजर आना शुरू हो गई हैं। इससे आपको ये भी पता चला है मेरी राइटिंग ठीक है। तो 87,500 डिवाइडेड बाय 500, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, इट्स 175। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि हमने टारगेट कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो हमने जो भी सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस में से अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन को माइनस कर लिया, तो हमारे पास टारगेट कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, थ्योरेटिकल सा एक सवाल है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है जी, वीसीको इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेशन, इट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विस टू द पब्लिक सच एज eye test and contact lens consultation, and has a separate dispensary selling glasses and contact lenses. Patient book appointments with an optician in advance. A standard appointment is 30 minutes long, during which an optician will assess the patient specific requirements and provide them with eye care service they need. After the appointment, patients are offered the chance to buy contact lenses or glasses from dispensary. Which of the following describes a characteristics of the service provided by an optician at VCO during a standard appointment? तो देखो, हमने सर्विस की कुछ फीचर्स पढ़े थे। पहला फीचर क्या था कि वो इंटेंजिबल होता है, तो ये टेंजिबल तो नहीं है, टेंजिबल तो नहीं हो सकता। दूसरा हमने क्या पढ़ा था,
हमने दूसरा क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि वो सेम नहीं होता। और तीसरा क्या है, पेरिशेबल नहीं होता। मतलब ये तीन क्वालिटीज थी, इंटेंजिबल होता है, पेरिशेबिलिटी होती है, और होमोजीनियस नहीं होता, सेम नहीं होता, हर दफ़ा डिफरेंट होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो क्या है, साइमल्टेनियसली, कि जब आप उसे सर्विस दे रहे हैं और वो उसी टाइम आपसे सर्विस ले रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उसकी आंखें चेक कर रहे हैं, आप उसे कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो जो डॉक्टर सर्विस दे रहा होता है, तो एक जब वो प्रोवाइड कर रहा है उसी टाइम पेशेंट वो सर्विस ले रहा है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपका जो टारगेट कॉस्टिंग का एरिया था वो आपको समझ आ गया होगा कि टारगेट कॉस्टिंग क्या है, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर किस तरह से कॉस्ट गैप का क्या कंसेप्ट है, टारगेट कॉस्ट का क्या कंसेप्ट है। और हमने इस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज़ को भी देखा, ताकि आप जो हमने पढ़ा उसको हमने छोटे छोटे एमसीक्यूज़ में उसमें क्वेश्चंस में भी देख लिया कि किस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपका ये टारगेट कॉस्टिंग का एरिया जो है वो आपको समझ आ गया होगा। और हम आने वाली वीडियोस में इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसके एमटीक्यूज़ को देखेंगे, ताकि और बेहतर अगर हमारी कोई चीज़ इसमें मिसिंग है वो क्वेश्चंस के अंदर और बेहतर तौर पे हमारा जो है वो कवर अप हो जाए। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।